अब हम देखते हैं पादप जल संबंध कि पादप का जल से किस तरह से संबंध होता है। एक तरबूज में 92% से अधिक भाग पानी होता है और लगभग 10% ठोस पदार्थ होता है। अब साग की बात करें तो सागीय पौधों में शुष्क पदार्थ केवल 10 से 15% ही होता है, अर्थात 90% जल होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो मक्के का एक परिपक्व पौधा एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी अवशोषित करता है। तो मक्के का पौधा एक दिन में 3 लीटर पानी अवशोषित कर लेता है और सरसों का पौधा 5 घंटे में अपने वजन के बराबर पानी अवशोषित कर लेता है। पौधों की वृद्धि एवं उत्पादकता को सीमित करने वाले सीमाकारी कारक प्राय जल ही होते हैं। अब हम पादप जल संबंध में हम जल विभव, परासरण और जीव द्रव्य कुंचन को देखेंगे। अब यहाँ देखते हैं हम जल विभव। तो जल विभव को बोलते हैं, विभव का मतलब होता है अंतः शक्ति, यानी जल के अंदर कितनी ताकत है या कोई भी वस्तु है उसके अंदर कितनी ताकत है उसी को बताता है विभव। विभव का मतलब होता है अंतः शक्ति। अब यहाँ देखते हैं हम कि विलेय विभव का मतलब होता है विलेय के अंदर अंतः शक्ति। दाब विभव का मतलब होता है दाब के अंतः शक्ति। तो जल विभव को दो कारक प्रभावित करते हैं, विलेय विभव और दाब विभव। हम जानते हैं कि जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है। यदि किसी तंत्र में अधिक मात्रा में जल है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी और जल विभव भी अधिक होगा। शुद्ध जल में सबसे ज्यादा जल विभव होता है। अब हम देखते हैं जल का बहाव। तो जल का बहाव उच्च विभव वाले तंत्र से कम विभव वाले तंत्र की ओर होता है और यह प्रक्रिया ऊर्जा प्रवणता है और इसमें विसरण होता है। जल विभव को ग्रीक चिन्ह यानी PSI, जल विभव को ग्रीक चिन्ह PSI या P से चिन्हित करते हैं और इसे पास्कल जैसी दाब इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो जल विभव को पास्कल जैसी दाब इकाई में व्यक्त करते हैं। जल विभव को ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के चिन्ह साई या P से चिन्हित किया जाता है और इसे पास्कल जैसी दाब इकाई में व्यक्त किया जाता है। परंपरा के अनुसार शुद्ध जल का जल विभव परम ताप पर 0 होता है, परंतु उस पर किसी प्रकार का कोई दाब न हो। जब विलेय को शुद्ध जल में घोला जाता है तो घोल में जल की सांद्रता घट जाती है, जल की मात्रा घट जाती है, अतः जल विभव भी कम हो जाता है। इसलिए सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव निम्न होता है। इस निम्नता का परिमाण एक विलेय के द्रवीकरण के कारण है, जिसे विलेय विभव कहते हैं। और विलेय विभव को साई S से प्रदर्शित करते हैं और विलेय विभव सदैव क्या होता है, नकारात्मक होता है। और जो शुद्ध जल होता है इसका विलेय विभव जल विभव 0 होता है और जब इसको मिला देते हैं विलेय को जल में तो जल विभव वैसे ही कम हो जाता है, अतः नकारात्मक होता है विलेय विभव जो जल विभव को कम करता है। जब विलेय के अणु अधिक होते हैं तो विलेय विभव अधिक होता है और नकारात्मक होता है। वायुमंडलीय दाब पर विलेय या घोल का जल विभव, वायुमंडलीय दाब पर घोल का जल विभव
विलेय के जल विभव के बराबर होता है। और यदि शुद्ध जल पर वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव लगा दिया जाता है तो जल का जल विभव बढ़ जाता है और ये एक जगह से दूसरी जगह पानी पंप करने का कार्य करता है। जब कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता है तो कोशिका स्फीत हो जाती है, फूल जाती है और इससे दाब विभव बढ़ जाता है, यानी कि साइपी हो जाता है। दाब विभव सकारात्मक होता है। जबकि पौधों में नकारात्मक विभव होता है जो जाइलम के जलखंड में पाया जाता है। दाब विभव को साइपी से प्रदर्शित करते हैं, साइपी चिन्ह से। कोशिका का जल विभव विलेय एवं दाब विभव दोनों से ही प्रभावित होता है। इन दोनों के बीच संबंध इस प्रकार बता सकते हैं। कोशिका का जल विभव बराबर होता है विलेय जल विभव प्लस दाब विभव। तो साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। अब हम देखते हैं परासरण। परासरण के लिए कोशिका झिल्ली की आवश्यकता होती है। कोशिका भित्ति जल एवं विलयन में पदार्थों के लिए मुक्त रूप से पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली व रसधानी दोनों एक साथ कोशिका के भीतर एवं बाहर अणुओं की गति को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। पादप कोशिका, कोशिका झिल्ली व रसधानी दोनों ही महत्वपूर्ण होती है। परासरण स्वतः ही प्रेरित बल की अनुक्रिया से पैदा होता है। परासरण की दिशा एवं गति दाब प्रवणता एवं सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है। जल उच्च रासायनिक विभव यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहता है और जब तक बहता रहता है जब तक कि वह दोनों कक्ष साम्य अवस्था में नहीं आ जाते और साम्य अवस्था में आने पर दोनों कक्षों का जल विभव समान हो जाता है। आलू का प्रयोग करके परासरण मापी यानी ओस्मोमीटर बनाया जाता है। आलू के कंद की गुहा में एक शर्करा का घोल डाल देते हैं और उसको पानी में छोड़ते हैं तो उसमें पानी आ जाता है आलू की गुहा में। अब यहाँ ये चित्र दिया हुआ है। तो ये प्रयोग है इसमें। ये अर्धपारगम झिल्ली है, ये विलेय के अणु है और जल है। तो विलेय के अणु जहाँ पर ज़्यादा होंगे वहाँ पर जल विभव कम होगा। तो इधर जल विभव कम है, इधर जल विभव ज़्यादा है। इधर विलेय विभव अधिक है और इधर विलेय विभव कम है। और इधर भी जल विभव अधिक होगा, विलेय विभव भी अधिक होगा। इधर जल विभव कम होगा, विलेय विभव ज़्यादा होगा, लेकिन विलेय विभव हमेशा ऋणात्मक होता है। और इधर जल विभव अधिक होगा तो विलेय विभव भी कम होगा, लेकिन वो ऋणात्मक होता है इसलिए। अब यदि हम यहाँ देखें कि किस कक्ष में, एक कक्ष का जल विभव -2000 kPa है और दूसरे का -1000 kPa है, तो किस कक्ष का उच्चतर जल विभव होगा? तो जिसका जल विभव ज़्यादा है उसी का जल विभव अधिक होगा। तो यहाँ पर जो जल विभव उसका अधिक होगा जिसका माइनस में कम है। तो 1000 वाले का जल विभव अधिक होगा।
अब यहाँ दूसरा प्रयोग है जिसमें अर्धपारगम झिल्ली के लिए अंडे की झिल्ली का उपयोग किया गया है। तो अंडे को पहले किसमें कैल्शियम यानी कि तनु नमक के अम्ल में डाल देते हैं, जिससे कैल्शियम घुल जाता है और हमें झिल्ली प्राप्त हो जाती है। अब इस झिल्ली को कीप पे लगा करके शर्करा का विलयन भर देते हैं और शर्करा का विलयन भरने पर ये जल ऊपर की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर परासरण दाब अधिक है और इसलिए ऊपर की ओर चढ़ता है जल, और जब ऊपर से दाब डालते हैं तो परासरण दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि पानी अंदर चढ़ना रुक जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो जल विभव और दाब विभव ये दोनों सकारात्मक होते हैं और परासरण विभव और विलेय विभव ये दोनों ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि दाब और जल विभव दोनों क्या करते हैं, जल को बाहर निकालते हैं, दूर फेंकते हैं, और जो परासरण विभव है और विलेय विभव ये क्या करते हैं, जल को अपनी ओर खींचते हैं। तो वही बात यहाँ पे है कि जो परासरण दाब परासरण दबाव में प्रयुक्त दाब सकारात्मक होता है, जबकि परासरण विभव नकारात्मक होता है। तो जो परासरण विभव होता है वो नकारात्मक होता है और जो दाब होता है वो सकारात्मक होता है। अब यहाँ हम देखते हैं जीव द्रव्य कुंचन। तो जीव द्रव्य कुंचन का मतलब होता है कि इसका जीव द्रव्य में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम घोल के बारे में देखते हैं कि घोल कितने प्रकार का होता है। तो घोल 3 प्रकार का होता है, समपराशरी, अल्पपराशरी और अति पराशरी। समपराशरी का मतलब होता है कि जब जीव द्रव्य की जो सांद्रता है उसके बराबर ही अगर सांद्रता घोल की है तो समपराशरी होगा। अल्पपराशरी घोल यानी कि जब घोल तनु होता है तो वह कैसा होता है, अल्पपराशरी होता है, यानी कि घोल कैसा होता है, अल्पपराशरी होता है, यानी कि यह जल को अपनी ओर खींच नहीं सकता कोशिका से, इसलिए अल्पपराशरी होता है। अति पराशरी में ये होता है कि जो घोल है वो अति पराशरी इसलिए है क्योंकि इसका पराशरण की जो ताकत है वो अधिक है, जल खींचने की ताकत अधिक है। जीव द्रव्य से जल को बाहर निकाल लेगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो यही बात है जीव द्रव्य कुंचन में। तो जीव द्रव्य कुंचित कब होता है, जब कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाल देते हैं। और समपराशरी विलयन में कोशिका के अंदर न जल आता है न जाता है, साम्यावस्था में होती है, और ऐसी स्थिति की जो कोशिका को ढीली कोशिका कहा जाता है, यानी फ्लॉसिड कोशिका कहा जाता है। जब कोशिका को अल्प पराशरी घोल में रखा जाता है तो विलयन से विलेय के अणु जल कोशिका में विसरित होता है, जिससे कि कोशिका के अंदर एक स्फीति दाब उत्पन्न हो जाता है। तो कोशिका भित्ति पर दबाव पड़ता है तो कोशिका भित्ति के विपरीत दाब उत्पन्न होता है, जिसे स्फीति दाब कहते हैं। और स्फीति दाब को हम वाइपी कहते हैं, और यह कोशिका भित्ति की दृढ़ता के कारण कोशिका नहीं फटती। अतः स्फीति दाब अंततः कोशिकाओं के विस्तार एवं फैलाव के लिए उत्तरदायी है। ढीली कोशिका वाइफी 0 होता है और पौधे के अलावा किसी भी कोशिका भित्ति होती है तो बैक्टीरिया की होती है। जीव द्रव कुंचित कोशिका सिकुड़ी हुई फ्लैसिड कोशिका सामान्य होती है और टर्गिड जिसको स्फीत कहते हैं, इसमें परासरण विभव अधिक होता है कोशिका के अंदर, स्फीति दाब भी बढ़ जाता है। तो स्फीति दाब बढ़ने से क्या है कि परासरण कम हो जाता है। अंत्यशोषण। तो अंत्यशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है जब ठोस एवं कोलाइड द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है, इससे इनके आयतन में वृद्धि होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बीज और सूखी लकड़ियों द्वारा जल का अवशोषण। मानव द्वारा बड़ी चट्टानों एवं पत्थरों को तोड़ने के लिए लकड़ियों का उपयोग किया जाता है।
और नवोद्भिद खुली जमीन पर उभर कर, और जो नवोद्भिद पौधे होते हैं वो खुली जमीन पर उभर करके आ जाते हैं, तो अंत्य शोषण के कारण ही बाहर आ पाते हैं। अंत्य शोषण भी एक प्रकार का क्या विसरण होता है, क्योंकि जल की गति सांद्रण प्रवणता के अनुसार ही होती है, अर्थात बीज एक ऐसी सामग्री है जिसमें पानी लगभग नहीं के बराबर होता है, अतः ये आसानी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। और अवशोषक तथा अंतःशोषित होने वाले द्रव के बीच जल विभव प्रवणता आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ जो किसी भी द्रव को अंतःशोषित करता हो, अवशोषक और द्रव के बीच बंधुता होना पहली शर्त है। यानी द्रव और अवशोषक के बीच जब बंधुता होगा, संबंध हो, तभी अंतःशोषण की क्रिया होगी। तो हमने 4 चीज देखी थी, जल विभव, पराशरण विभव, जीव द्रव्य कुंचन और अंतःशोषण। तो ये सब क्या है, एक तरह का, इन सब में क्या है, प्रवणता की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो 2 चीजें थी वो तो धनात्मक थी, जल विभव और दाब, यह धनात्मक होती है, और पराशरण विभव और विलेय विभव ये ऋणात्मक होते हैं। इसी के साथ है हमारा ये जल पादप जल संबंध पूरा होता है।